दोस्तों नमस्कार। है तो ये लोकतंत्र का मंदिर, लेकिन अगर आपके सामने कोई इस फेरिस्त को बताने लग जाए कि यही वो संसद है जिस संसद के भीतर इस देश में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर सहमति हो गई, यही वो संसद है जिसके भीतर इस देश में कर्ज लेकर भागने वाले रईसों पर ठप्पा लग गया, यही वो संसद है जिसके जरिए इस देश में प्राइवेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन को लेकर मोहर लगाई गई, यही वो संसद है जिसके भीतर प्रधानमंत्री की खामोशी कई लोगों को नहीं बल्कि इस देश को परेशान करती है। और यही वो संसद है जिसके जरिए इस देश में बीते 9 बरस में जोड़ते चले जाइएगा और हैरत में आ जाइएगा, तकरीबन 50 लाख करोड़ से ज्यादा का खेल इस संसद के भीतर हो गया। यह सब कुछ होता कैसे है? और राज्यसभा के मद्देनजर भी यह भी सवाल बड़ा है कि राज्यसभा में 100 से ज्यादा सांसद ऐसे जिनके सीधे ताल्लुकात इस देश के कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं, और कॉरपोरेट अपने हक के लिए जिस भी आवाज को उठाना चाहते हैं, संसद में वो आवाज उठ जाती है। वो चाहे क्वेश्चन आवर हो या फिर सामान्य तौर पर किसी सवाल के जरिए सरकार से जवाब मांगने की सोच हो, लेकिन इस देश के भीतर में जनता से जुड़े सवाल गायब हो जाते हैं। हमें लगता है कि आज 2 संसद के बीच जब हम खड़े हैं तो हो सकता है आपको पुरानी संसद और उसकी तमाम कार्रवाइयां याद आ रही हो, और नई संसद को लेकर यह भी सवाल हो कि इसी संसद के भीतर तो चंद दिनों के भीतर ही कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो शब्द सामान्य तौर पर सड़क पर नहीं बोले जाते हैं, लेकिन संसद के भीतर बोले गए और प्रधानमंत्री ने खामोशी बरत ली। लेकिन हमें लगता है कि आज देश की सबसे ताकतवर जगह पर खड़े होकर क्या उस संसद का जिक्र किया जाए जिस संसद के भीतर पार्लियामेंट की सुनवाई और पार्लियामेंट की कार्रवाई दोनों के मद्देनजर प्रधानमंत्री की खामोशी और लगातार सरकार द्वारा ठप्पा लगाकर इस देश के भीतर लूट की परिस्थितियों को कैसे पैदा किया गया। एक एक करके खोला जाए या इस बात का जिक्र शुरू में किया जाए कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर खामोश क्यों रहे, प्रधानमंत्री अपने ही पार्टी के सांसदों को लेकर कभी कुछ क्यों नहीं बोलते, और उसकी एक लंबी फहरिस्त है। कानून मंत्री रिजिजू इस देश के जजेस और रिटायर्ड जजेस को धमकाते हैं, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री टेनी और उनका बेटा जीप से किसानों को रौंद देता है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह जो कि यौन शोषण पर आरोप लगता है उनके ऊपर में, और आरोप लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाई महिला खिलाड़ी, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। और नई संसद में हाल में एक नाम रमेश बिधूड़ी का जुड़ गया, लेकिन प्रधानमंत्री की खामोशी को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कीजिए और लौट आइए इस पार्लियामेंट के सामने खड़े होने का मतलब और मकसद क्या है। इसी पार्लियामेंट में राफेल का मुद्दा आया तो देश की सरकार ने कहा जी नहीं, हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। इसी पार्लियामेंट के भीतर में जब सरकार जासूसी कर रही और पेगासस का जिक्र हुआ तो सरकार ने कहा हम नहीं बताएंगे, और सरकार खामोश हो गई क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला था। लेकिन इससे इतर होकर लोकतंत्र के मंदिर में अगर धंधे के तरीके से इस देश की इकोनॉमी को चलाया जाने लगा तो फिर क्या हो सकता है। यह हैरत अंगेज स्थिति नहीं है। भारत के भीतर बीते 9 बरस में एक एक कच्चे चिट्ठे को खोलिएगा तो सरकार द्वारा लिया गया हर निर्णय हो सकता है आपको आज परेशान कर दे। जब पहली बार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे ठप्पा लगा तो उस वक्त सोचा नहीं गया था कितने हजार करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग में चलते चले जाएंगे, और आज की तारीख में जुलाई तक का जो आंकड़ा है वो 13,791 करोड़ का है। किसने दिया, क्यों दिया, किस रूप में दिया, इसकी जानकारी नहीं ली जाएगी, और पार्लियामेंट में इसका ठप्पा लगा। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक खामोशी बरती हुई है, लेकिन सवाल 13,791 करोड़ का नहीं है। इसी पार्लियामेंट के भीतर मोनेटाइजेशन को लेकर जब वित्त मंत्री बताने लगी कि हमारे सामने टारगेट 6 लाख करोड़ का है, और इस देश के भीतर में तकरीबन 22 मंत्रालय अपने विभागों के जरिए बताएंगे कि उन्हें किस किस रूप में किस किस तरीके से क्या कुछ बेचना है और प्राइवेट हाथों में सौंपना है, और उसको मोनेटाइजेशन शब्द दिया गया और 6 लाख करोड़ का डाटा रख दिया गया। उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन और जिस कॉरपोरेट का जिक्र होता था उस कॉरपोरेट पर भी तो खामोशी बरती गई।
आप कहेंगे कहाँ इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, शानदार हरी घास है, पीछे दो दो पार्लियामेंट है, इन बातों का गौर करना चाहिए। तो हमें लगता है कि 3 मौके इस देश के भीतर में तब आए जब कॉरपोरेट इकोनॉमी को लेकर नेहरू के दौर में, इंदिरा के दौर में और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी यह सवाल उठा कि कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज कैसे लाभ उठाती है और कॉरपोरेट को कितनी सुविधाओं के साथ कौड़ियों के मोल क्या कुछ दिया जाता है। वह 3 ऐतिहासिक तारीख के तौर पर तब्दील कर दी गई, लेकिन मौजूदा वक्त में ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ बन गई और स्थितियां ये आ गई कि जब कॉरपोरेट के हवाले करने का पूरा खाका हमारी पूरी टीम ने जब निकालना शुरू किया तो सवाल सिर्फ अंबानी अडानीज का नहीं है। इस देश के जो टॉप 10 कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनके हवाले इस देश की जो संपत्ति दी गई उसकी कीमत कुल मिला के 18 लाख करोड़ से ज़्यादा की है और उसको जिन कौड़ियों के मोल दिया गया, अगर उसको आप डिसइन्वेस्टमेंट के दायरे में लाकर खड़ा करेंगे तो सिर्फ 3 लाख करोड़ का आंकड़ा आपके सामने आकर खड़ा होगा। तो क्या पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ एक बिजनेस डील की जगह हो गई है? और क्या बिजनेस डील ही इस देश को चला रही है, हाँक रही है और एक ऐसी परिस्थिति को पैदा कर रही है जिसके बाद इस देश के खजाने में कुछ नहीं बचे और एक नई परिस्थिति इस देश के भीतर चलती चली जाए जिसमें आम लोगों से जुड़े सवाल गौण हो जाएं, जो अपराधी हैं उस पर खामोशी बरत ली जाए? क्योंकि जैसे ही हम अपराधी शब्द बोलते हैं तो हमें ध्यान में आता है इसी पार्लियामेंट के भीतर जो सांसद बैठे हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दीजिएगा तो 763 सांसद हैं। उन 763 सांसदों में से 306 पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। अब आप एक क्षण के लिए सोचिए कि पिछले दिनों जब महिला आरक्षण को लेकर यहां से सर्वसम्मति के साथ लोकसभा में 2 लोगों ने विरोध किया, लेकिन सर्वसम्मति के साथ जब मोहर लगी तो जो मोहर लगाने वाले लोग थे उसमें 28 सांसद ऐसे भी थे जिन्होंने अपने हलफनामे में कहा था कि हां, हमने महिलाओं के खिलाफ अपराध किया है और अपराध जितना विभत्स आप सोच सकते हैं वो सारी चीजें हैं। हालांकि मर्डर किए हुए, उनके आरोप लगे हुए, हत्या के आरोपी का आरोप लगे हुए, इस दौर में जो भी क्रिमिनल एस्पेक्ट हो सकता है उसके हलफनामे के साथ चुनाव लड़ने वाले सांसदों की तादाद 306 है। 100 से ज्यादा कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं जो कॉरपोरेट की बात को पार्लियामेंट के भीतर रखते हैं। तो फिर लोकतंत्र के मंदिर को लेकर कौन सा सवाल खड़ा किया जाए? और यह सवाल अब इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि जब आप चुनाव की दिशा में बढ़ रहे हैं और 2024 के चुनाव को लेकर यह सवाल देश भर में है कि आखिर आइडिया ऑफ इंडिया होता क्या है, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण का जिक्र वो क्यों कर रहे हैं और अपने तौर पर सत्ता इस बात का जिक्र क्यों कर रही है कि महिलाओं को लेकर वह पीछे खड़ी हो गई, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध इस दौर में बीते 6 वर्षों के एनसीआरबी के डाटे 2014 से लेकर 2020-21 तक का बतलाता है कि उससे पहले के 10 वर्ष की तुलना में वह कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते चले गए हैं। मैसेज क्या है? पहला मैसेज यह है कि पार्लियामेंट को क्या लोकतंत्र और कानून के नाम पर इस देश के सांसदों ने अपना कवच बना लिया और जो डीलिंग होने लगी संसद के भीतर वो सामान्य तौर पर पहले दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 5 सितारा होटलों में या कुछ अलग जगहों पर होती थी जिसमें लगता था कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, लेकिन उसको भी जामा कानूनी तौर पर अगर राजनीतिक सत्ता पहना देती है तो आप क्या करेंगे? सवाल इतना बर नहीं है क्योंकि जो पूरे आंकड़े निकल कर आए उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड के और तो और जो बैंक का एनपीए जो माफ किया गया, जो ओवरऑल तकरीबन 18 लाख करोड़ तक जाता है, इतना कर्ज अगर माफ कर दिया गया और कर्ज लेकर भागने वाले लोग लगातार कहते रहे कि हम कर्ज नहीं लौटा पाएंगे और पार्लियामेंट के भीतर जब ये सवाल सरकार से पूछा गया तो सरकार अपने तौर पर रिटर्न जवाब देती है कि हाँ, इतना एनपीए तो हुआ है और इसमें इतनी हमने रिटर्न ऑफ किया है, यानी माफी दे दी है। खुले तौर पर सारी चीजें अगर होने लगे तो सवाल इसका दूसरा निकल कर आता है। पुरानी पार्लियामेंट से आप चंद फरलांग सटा हुआ आप दूसरी पार्लियामेंट को देख सकते हैं। लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर ही इसकी पहचान और राजदंड के साथ इसकी पहचान दी गई, लेकिन काहे का राजदंड और काहे का लोकतंत्र? जिस पार्लियामेंट के भीतर संसद अशब्द कहें, जिस पार्लियामेंट के भीतर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी महिला आरक्षण पर मुहर लगाएं, अभी तो यही 2 चीजें हुई हैं।
तो तीसरी परिस्थिति क्या निकलती है? हमको लगता है ये तीसरी परिस्थिति इस पार्लियामेंट के भीतर जितनी बड़ी तादाद में सवाल इस देश के लोगों से जुड़कर आए और बीते 3 बरस के भीतर, सिर्फ 3 बरस हम ले रहे हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि जनता से जुड़े हुए तकरीबन 1022 सवाल उठ ही नहीं पाए। वो आए, चले गए, सौंप दिया गया मंत्रालयों के भीतर में, चीज़ें चलती चली गई। अब यहाँ सवाल होता है, क्या वाकई इस देश के भीतर में अगर कॉरपोरेट घोटाला हुआ हो तो देश का प्रधानमंत्री खामोश रह सकता है? इंदिरा गांधी खामोश नहीं रही, अटल बिहारी वाजपेयी खामोश नहीं रहे, मनमोहन सिंह को बोलना पड़ा, पीवी नरसिम्हा राव भी बोले, नेहरू भी जिक्र किया करते थे कि क्रोनी कैपिटलिज्म से कैसे बचा जाए, किस रूप में बचा जाए। इस दौर में नहीं बोलेंगे। आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी मणिपुर जल रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री के घर पर हमला हो जाता है, वहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके घर पर हमला हो जाता है, लेकिन सरकार मौन है, सरकार कुछ नहीं कहेगी। तो इस पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर 2024 के चुनाव का आकलन इस देश में किया जाए या मीडिया की ये मजबूरी हो गई है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे लोकसभा और सांसदों को लेकर और सांसद बनने वाले उम्मीदवारों को लेकर और जो सांसद हैं उनको विधानसभा में उम्मीदवार के तौर पर भेजने को लेकर बड़ी गहन चर्चा हो रही है। लेकिन हमें लगता है कि आज इस पार्लियामेंट का जिक्र इसलिए भी जरूरी है। लगभग 103 सवाल ऐसे रहे जो किसानों के आंदोलन के बाद किसानों से जुड़कर पार्लियामेंट के भीतर उठने चाहिए थे, नहीं उठ पाए। इस देश के भीतर में जो दिहाड़ी मजदूर और मनरेगा से जुड़े हुए सवाल थे वह तकरीबन 98 सवाल ऐसे थे जिन सवालों को उठना चाहिए था लेकिन नहीं उठ पाए। इसके भीतर इस देश में बेरोजगारी को लेकर 11 बड़े सवालों का जिक्र विपक्ष करना चाहता था लेकिन वह नहीं उठ पाया। इस दौर में महंगाई को लेकर और पीपीएफ का पैसा निकालने को लेकर और उसी के जरिए जिंदगी चलेगी, इसको लेकर सवाल तकरीबन 16 सवाल थे जो नहीं उठ पाए, जो बड़े सवाल थे, लेकिन उसको उठाने की इजाज़त नहीं मिल पाई या शोर शराबे में सारी चीज़ें गायब हो गई। जो चीज़ें उठी अगर वह लाखों करोड़ के हिस्से के आश्रय इस दौर में चल रही है तो फिर अब क्या नई संसद के जरिए हम उस राजदंड को परखना शुरू कर दें जिसके जरिए 3 बातें निकल कर आ रही है कि जब हाथ में राजदंड होगा तो फिर राजा का राज होगा और वो जनता को प्रति कहीं ना कहीं निष्पक्ष भाव से देखेगा। यानी हम राजतंत्र की परंपरा में आकर खड़े हो गए और जो पुरानी संसद है उसको तो संविधान सभा के तौर पर घोषित कर दिया गया। तो संविधान में लिखे शब्द और नए लोकतंत्र के मंदिर में उन शब्द का महत्व कुछ भी नहीं है, जबकि दोनों इमारतें बिल्कुल सटी हुई है। ध्यान से देखिए, ये दोनों इमारतें चंद फरलांग की दूरी पर है। यह दोनों इमारतों के बीच अगर तारतम्य इमारतों के तौर पर नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब है? यहाँ पर एक सवाल हर कोई करता है कि 900 करोड़ में नए पार्लियामेंट को बनाने की जरूरत क्या थी? इस 900 करोड़ के नए पार्लियामेंट के जरिए एक झटके में आप पुरानी पार्लियामेंट के भीतर 2014 के बाद से जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में डील हो रही थी, अलग अलग तरीके से कॉरपोरेट को लेकर, बैंकों को लेकर, एनपीए को लेकर, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, वो सारी की और प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन को लेकर वो सारी चीज़ें अब वहीं दफन हो गई। अब नई पार्लियामेंट है तो आप नए तरीके से चीज़ों को सोचना समझना शुरू कीजिए। और इस 900 करोड़ की पार्लियामेंट में अगले 6 महीने के भीतर, सिर्फ 6 महीने का वक्त है, उसके बाद यह देश इलेक्शन में चला जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सरकार कोई निर्णय ले नहीं पाएगी और उसके बाद की परिस्थिति बहुत साफ बताती है कि इन 6 महीनों में कैसी डील होनी है। इसकी एक आहट आपको सिर्फ इससे लग सकती है कि प्रधानमंत्री इस 6 महीने के भीतर देश भर में अलग अलग राज्यों में घूमेंगे और जहां जहां बीजेपी की हालत खस्ता है वहां वहां जाकर वह हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान करेंगे। जैसे आज तेलंगाना में तकरीबन 1300 करोड़ रुपए की योजना का उन्होंने ऐलान कर दिया। यही परिस्थिति कल मध्य प्रदेश के साथ थी। तो 6 महीने का वक्त मिला है कि जितनी भी योजनाओं का ऐलान आप कर सकते हैं करिए और लोगों को उसकी मदहोशी में ले आइए। और सामान्य तौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई भी सवाल हो तो उस सवाल का जवाब यही दीजिए कि भारत, उसकी तो डीएनए में डेमोक्रेसी है, उसकी रगों में डेमोक्रेसी दौड़ती है।
तब यहाँ पर डेमोक्रेसी का सवाल भी शुरू होता है, और डेमोक्रेसी के आसरे लोगों की भागीदारी गवर्नेंस के साथ कितनी है, या गवर्नेंस जो निर्णय लेती है उसकी भागीदारी कितनी जनता के साथ होती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा तकरीबन इस दौर में, इस 2019 में जब दोबारा सरकार चुन के आई, तब से लेकर अब तक जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का जो बजट था वह भी गायब हो गया। प्रचार प्रसार पे बजट जरूर हुआ, और आज इसका जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज ही स्वच्छता अभियान, महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले 1 अक्टूबर के दिन श्रमदान के तौर पर सांसदों और सरकार ने इसलिए अपने आप को उसमें खपाया कि जनता के भीतर जो सवाल हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उसको दरकिनार किया जा सके। क्योंकि 1 अक्टूबर 2021 को जब सेकंड फेज की शुरुआत प्रधानमंत्री ने इस स्वच्छ भारत को लेकर की थी, तो उस समय बजट तय हुआ था तकरीबन 1800 करोड़ रुपए। उसके अगले बरस ये 2000 करोड़ रुपए हो गया, और पिछले बजट में ये 5000 करोड़ तक चला गया। एक सवाल हर कोई जानना चाहता है कि इस देश में स्वच्छ भारत के प्रचार पर कितना खर्च हुआ, और आपको जानकर हैरत होगी कि सरकार द्वारा निर्धारित बजट जो 2014 से चला आ रहा है, उसका लगभग 48% हिस्सा प्रचार में खर्च हुआ। जमीन की स्थिति क्या है, ये हम आप लगातार परख रहे हैं। तो ऐसे में दोबारा उस आखिरी सवाल पर लौट के आइए कि आखिर लोकतंत्र का मंदिर सरकार के लिए कवच का काम करता है। लोकतंत्र का मंदिर इस देश के जो आरोपी अपराधी हैं, उनके लिए एक 5 सितारा हसीन होटल के तौर पर है, क्योंकि जेल तो उन्हें हो नहीं सकती है क्योंकि वो विशेषाधिकार से लैस है। लेकिन इसके ठीक समानांतर जो इस देश की जांच एजेंसियां हैं, उनके पास जो केस 2014 तक बीजेपी के सांसदों को लेकर थे, बीजेपी के नेताओं को लेकर थे, उसके तकरीबन 123 केस इस दौर में बंद हो गए या ठंडे बस्ते में पड़े हैं। उसके बाद 129 सांसद और विधायकों के खिलाफ जो केस बनकर निकला, वो सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के हिस्सा थे। यानी इस पार्लियामेंट के भीतर मोहर लगती है इस बात को लेकर कि इस देश का पूरा सिस्टम, पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरी गवर्नेंस सिर्फ राजनीति को साधने के लिए ही काम करेगी, इससे हटकर वो कोई काम नहीं करेगी। तो क्या वाकई पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर किसी तरीके से आप गौरवान्वित खुद को महसूस ये कहकर कर सकते हैं कि शानदार हरी चादर है, शानदार घास है, शानदार इमारत बनी हुई है, एक अंग्रेजों की बनाई इमारत है, दूसरी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौर की इमारत है, और यही लोकतंत्र का वो मंदिर है जिसमें इस देश के भीतर लोकतंत्र को लेकर कुछ सवाल तो किए जाते हैं। सबसे आखिर की सबसे महत्वपूर्ण बात, पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री के भाषण जितने भी हुए, उन भाषणों का लगभग 72% हिस्सा, 72% हिस्सा सरकार ने अपनी उपलब्धियों को बताने पर खर्च किया। यानी हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने 202 योजनाएं कल्याणकारी ले आए हैं, हम इस दौर में डिजिटलाइजेशन जो देश में कर रहे हैं उससे ये लाभ हुआ है। कमोवेश हर क्षेत्र को लेकर सिर्फ 1 दर्जन या कहें 17 मामले ऐसे हैं जिसको लेकर सरकार को जिस कॉरपोरेट, जिस प्राइवेटाइजेशन, जिस मोनेटाइजेशन, जिस बैंक और जिस एनपीए और जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड और जिस पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर सवाल करने थे, उसमें सिर्फ 17 मामले ही आए जिसमें जवाब भी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया, और उसमें भी 12 जवाब लिखित तौर पर दिए गए। यानी पार्लियामेंट के भीतर वो खड़े होकर बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। तो क्या भारत की राजनीति कल तक जो पार्टियों के हेडक्वार्टर में बनती और सजती थी, वह नए सिरे से निकलकर अगर आपके पास 272 के जादुई आंकड़े को पार करने की ताकत है, तो फिर यह संसद आपके लिए स्वागत करने को तैयार है। इसके बाद आप जैसी चाहें वैसी मनमर्जी कर सकते हैं, और एक प्रक्रिया के बाद इस देश की हर नियुक्ति भी आपके हाथ में होगी, क्योंकि इसी पार्लियामेंट के भीतर इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हम ही करेंगे। इस पर भी ठप्पा लग गया। इसी पार्लियामेंट के भीतर दिल्ली सरकार के पास कोई पावर नहीं है, सभी राज्यपाल के पास पावर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट ये कहते रहा कि एक चुनी हुई सरकार है, उसको भी इस पार्लियामेंट के भीतर ठप्पा लगा दिया गया। जी नहीं, चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली है। तो सुप्रीम कोर्ट का खत्म होना, इलेक्शन कमीशन का खत्म होना,
इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसियों का खत्म होना, इस देश के भीतर में इकोनॉमिक डील कॉरपोरेट के साथ खुले तौर पर करना, इस देश के भीतर की तमाम परिस्थितियों में अपनी उपलब्धियों को ही रखते हुए जनता के सवालों से दूर हो जाना, ये सारी परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर बतलाती है यही वो पार्लियामेंट है जहां के सवाल आप तक इसलिए नहीं पहुंचते हैं क्योंकि आपके सरोकार इस पार्लियामेंट से खत्म हो चले हैं और पार्लियामेंट को भी फिक्र नहीं है कि आपके साथ कोई सरोकार वो रखने की स्थिति में आए, क्योंकि ताकत उसके पास है हर चौराहे पर खड़ा पुलिसकर्मी हो या हर दफ्तर में बैठा हुआ बाबू हो। वो घबराता और डरता है कि सत्ता जो है उसके साथ नहीं चले तो आने वाले वक्त में मुश्किल होगी। और यह स्थिति दिल्ली से निकलकर तमाम राज्यों में धीरे धीरे फैलती चली गई। वो राज्य लखनऊ हो, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, या पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता ही क्यों ना हो, हर राज्य की ताकत उस ताकत के आसरे जाकर खड़ी हो गई कि अब हम चुन लिए गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। यही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का ये रूप, आप इसको लोकतंत्र का मंदिर कहें या बगल में संविधान सभा के तौर पर देखें, स्थितियां कितनी नाजुक है ये सिर्फ उसकी एक तस्वीर भर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।